हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से इंडियन मेडिकल स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग स्पाइना बाइफिडा के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में देखेंगे क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती है, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो स्पाइना बाइफिडा को समझने से पहले हम लोग जानेंगे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनटीडी कहते हैं, are a birth defect of the brain spinal cord that happens in fetuses within the first month of pregnancy. NTDs occur when the neural tube does not close properly due to the folic acid deficiency before or during pregnancy. The two most common NTDs are spina bifida and encephaly. ठीक है, कह रहा है कि जो नवजात ट्यूब दोष, जिसको हम शॉर्ट में एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं, तो यह जो डिफेक्ट होता है आपके मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी का क्या है, जन्म दोष है। ठीक, यानी कि ये बर्थ के समय होने वाला क्या है, डिफेक्ट है, डिजीज़ है। और इसमें होता क्या है कि गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी की फर्स्ट मंथ के दौरान जो है ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका न्यूरल ट्यूब होता है क्लोज कंप्लीटली जो है क्लोज नहीं हो पाता है। ठीक, और उसका कारण क्या होता है, या तो माँ जो है प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन ना करते हो, या उसके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होती है, तब उस केस में जो है आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। और जनरली अगर हम बात करते हैं तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्पाइना बाइफिडा होता है, और दूसरा क्या होता है आपका एनसेफेली होता है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन की। तो व्हेन न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज कंप्लीटली द बैकबोन दैट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड डज नॉट फॉर्म, दिस ऑफन रिजल्ट इन डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, कह रहा है कि जब हमारी न्यूरल ट्यूब होती है वो क्लोजली कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो पाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बैकबोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। याद रखिएगा, अब जब हमारी बैकबोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैकबोन का काम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रदान करना। क्लियर है? अब जब यहाँ बैकबोन बन नहीं रही है तो स्पाइनल कॉर्ड और उसके जो नर्व्स होंगे वो कैसे होने लग जाएंगे, अल्टीमेटली धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी। ठीक, तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं एक फिगर के माध्यम से। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, न्यूरल ट्यूब है। ठीक, न्यूरल ट्यूब है, आप देख रहे हैं। ठीक, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने इसको देख रहे हैं। तो जो न्यूरल ट्यूब है यहाँ पे क्या कंप्लीटली क्लोज है। ठीक, अब इसको अगर देख लेंगे, यहाँ पे कंप्लीटली क्लोज ना होकर मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे बीच में क्या है, गैप है। ठीक, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब यही प्रॉब्लम में क्या होता है कि अगर आपका किसी प्रकार का गैप है या कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में बैकबोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। याद रखिएगा, और जब बैकबोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि बैकबोन का काम क्या होता है, नर्व कॉर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रदान करना। ठीक, अब नर्व कॉर्ड यहाँ पे क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे हमारी डैमेज होने लग जाएंगे। क्यों डैमेज होंगी? क्योंकि उसको चारों तरफ से कवरिंग करने वाला या प्रोटेक्शन करने वाला बैकबोन नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग टाइप्स के। तो स्पाइना बाइफिडा को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका होता है सिस्टिका, दूसरा होता है आपका ओकल्टा। ठीक, अब हमने सिस्टिका को भी जो है यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक आपका होता है मेनिंजोसील होता है, दूसरा आपका होता है मायो मेनिंजोसील होता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक टाइप्स को लेकर। तो सबसे पहला हमारा टाइप है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ठीक, याद रखिएगा, ये जो होता है सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि सबसे हल्का रूप होता है। ठीक, कम देखने को आपको मिलेगा पेशेंट में। ठीक, आल्सो नोन एज ए हिडन स्पाइना बाइफिडा। याद रखिएगा, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा को हम क्या कहते हैं, हिडन स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं। हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। ठीक, ओकल्टा का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, हिडन होता है।
ठीक, जिसका अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी सिम्टम्स होंगे वो छुपे हुए होंगे, यानी कि आपको विजिबल नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर यूजली नॉर्मल बट देर इज अ स्मॉल गैप इन द वर्टिब्री दैट कवर्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं वो क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ठीक, कोई डैमेज नहीं होगा। अब इन स्पाइनल कॉर्ड को चारों से कौन कवर करती है, हमारी वर्टिब्री कवर करती है चारों तरफ से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्टिब्री है वो चारों तरफ से उसको कवर नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं एक गैप है। ठीक, तो ये कंडीशन जो है आपको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिस्टिका का मतलब क्या होता है, सिस्ट, यानी कि कोई भी सैक फॉर्म। ठीक है, कोई भी थैली जैसी संरचना। हियर सिस्ट और सैक फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आपको स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में सिस्ट या सैक फॉर्म जो है देखने को मिलता है। ठीक, थैली जैसी संरचना देखने को मिलती है, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं। ये क्या हमारी सैक है या सिस्टिका है। ठीक है, जिसको सिस्ट कहते हैं। तो इसके हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला हमारा क्या है, मेनिंजोसील। इन दिस टाइप मेनिंजेस क्या होते हैं, हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि जो ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को चारों ओर से कवर करने वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। ठीक, इन दिस टाइप मेनिंजेस कम आउट थ्रू द गैप इन द वर्टिब्री। आप देख रहे, देखिए ये वर्टिब्री है। ठीक, ये हमारी क्या है, वर्टिब्री है, बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, तो वर्टिब्री से जो है यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। ठीक है, यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ये यहाँ से हमारी ये चीज़ क्या निकल रही है, यही मेनिंजेस होती हैं। क्या होती हैं, मेनिंजेस होती हैं। किस में निकल रही हैं, सैक में निकल रही हैं। ठीक है, तो इन दिस टाइप मेनिंजेस कम आउट थ्रू द गैप इन द वर्टिब्री फॉर्मिंग ए फ्लूइड फिल्ड सैक और अ सिस्ट। ठीक, आपने देखा, फिर से एक बार देखिए ध्यान से, जो हमारी मेनिंजेस होती है, ठीक, वर्टिब्री के अंदर देखिए ये हमारी क्या, ये वर्टिब्री है। ठीक, और वर्टिब्री के बीच में क्या, ये हमारा गैप है। क्लियर है? चलिए एक बार समझ में आ गई। और इसके अंदर की जो लेयरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। तो ये जो मेनिंजेस होती है वो क्या होती है, वर्टिब्री के द्वारा जो सैक बनी है उसमें ये आ जाती है। ठीक, बाहर निकल आती है। ठीक, और क्या इसके अंदर भरा रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। क्लियर है? द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर यूजली नॉट अफेक्टेड। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड और नर्व जो हैं वो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार जो है प्रभावित नहीं होती है। ठीक, कोई भी अफेक्टेड नहीं होगी वहाँ पे। ठीक, नॉर्मल रहेगी। एंड सर्जरी इज ऑफन रिक्वायर्ड टू रिमूव द सिस्ट। और क्या होता है कि जो ये आपका जो सिस्ट बना हुआ है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी है, थैली जैसी जो संरचना बनी है, उसको हम सर्जरी के द्वारा आसानी से रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं, मायोमेनिंजोसील। ठीक, मोस्ट सीवियर फॉर्म। कैसा है ये, सबसे ज़्यादा घातक कंडीशन होती है ये। ठीक, बहुत ही ज़्यादा तीव्र कंडीशन है, सीवियर फॉर्म देखने को मिली हुई है। अगला पॉइंट क्या है, सेम एज द मेनिंजोसील। ये बिल्कुल सेम मेनिंजोसील होगा, मेनिंजोसील जैसा होगा। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो वर्टिब्री होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको एक गैप देखने को मिलती है, और वर्टिब्री के अंदर होती है आपकी क्या होती है, मेनिंजेस। तो ये जो मेनिंजेस जो लेयर होती है वो क्या होता है, ये लेयर जो है बाहर की ओर, ठीक, उस गैप से निकल कर फ्लूइड उसमें भरा हुआ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या होता है कि ये मेनिंजोसील की तरह बिल्कुल सेम होगा, बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन अ सैक। आपने वहाँ पे देखा था, अभी मैंने आपको मेनिंजोसील में दिखाया था फिगर में, कि जब हमारा वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, उसमें से सब भी भरा हुआ है, लेकिन आपने वहाँ पे ये नहीं देखा था कि कोई भी स्पाइनल कॉर्ड जो है वहाँ पे उस सैक के अंदर मौजूद थे, कोई मौजूद थे नहीं थे। लेकिन इसमें क्या होता है, मायोमेनिंजोसील में आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं वो भी उस सैक के अंदर आ जाती है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या, ये आपकी क्या स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या अंदर आ गई, किसके अंदर आ गई, सैक के अंदर आ गई। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मायोमेनिंजोसील कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डैमेज द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, और इसमें मायोमेनिंजोसील में क्या होता है कि जो हमारी नर्व कॉर्ड और नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, लीडिंग टू कॉम्प्लिकेशंस, जिसके फलस्वरूप कौन कौन से आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, ब्लैडर एंड बॉवेल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। क्लियर है?
चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉजेज़ के, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनके कारण स्पाइनल बाइफिडा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमने रीज़न हम पढ़ चुके हैं, फॉलिक एसिड अगर आप कम मात्रा में ले रहे हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में स्पाइनल बाइफिडा हो जाता है। क्लियर। कोई जेनेटिक बीमारी हो, ठीक, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स में कभी स्पाइनल बाइफिडा रहा हो तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो है स्पाइनल बाइफिडा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। डायबिटीज़ के कारण भी हो सकता है, मोटापा, ठीक, ओबेसिटी। नेक्स्ट क्या है, सर्टेन मेडिकेशन सच एज विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी और अ बाइपोलर डिसऑर्डर। कह रहा है कि एपिलेप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत अगर आप किसी प्रकार की ड्रग्स या मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी जो है स्पाइना बाइफिडा हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की। तो कह रहा है सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा 3rd to 4th वीक आफ्टर कंसीव द बेबी। ठीक है, बेबी को एक बार कंसीव करने के कितने हफ्ते बाद, 3 से लेके 4 हफ्ते बाद क्या होता है, जो हमारी एम्ब्रियो होती है, हमें मालूम है अच्छी तरह कि एम्ब्रियो में 3 लेयर होते हैं। जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं। बीच की जो लेयर होती है उसको मीजोडर्म कहते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है वो क्या होता है, इंडोडर्म होता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका एम्ब्रियो है। ठीक है, तो एम्ब्रियो की जो सबसे आउटर लेयर होगी वो क्या होगा, आपका एक्टोडर्म होगा। ठीक, जो बीच की लेयर होती है वो क्या होता है, आपका मीजोडर्म होता है, और जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो क्या होगी, आपकी इंडोडर्म लेयर होती है। क्लियर है। चलिए अब हम सबसे बाहर की लेयर पकड़ते हैं, एक्टोडर्म। तो जो एक्टोडर्म है ये किसका फॉर्मेशन करेगी, याद रखिएगा, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन करेगी। अब इन्हीं न्यूरल प्लेट में क्या होता है कि रेप्लिकेशन होता है। ठीक, यानी कि सेल्स जो हैं अपनी संख्या में डिवाइड करके बढ़ती हैं। ठीक, जब रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, न्यूरल क्रिस्ट और न्यूरल फोल्ड का फॉर्मेशन होता है। किससे होगा, न्यूरल प्लेट से होगा। कैसे होगा, जब न्यूरल प्लेट में रेप्लिकेशन होगा। ठीक, डिवाइडेशन होगा, सेल्स डिवाइड करेंगे तो उस केस में क्या बनेगा, न्यूरल क्रिस्ट और न्यूरल फोल्ड बनेगा। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, एक कॉमन भाषा में बात करते हैं, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन इंग्लिश में क्रिस्ट और फोल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रिस्ट का मतलब क्या होता है, चोटी या एकदम टॉप। ठीक, चोटी टाइप में, तो उसको हम क्रिस्ट कहते हैं। फोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ ये फोल्ड हो गई। ठीक, जब फोल्ड होगी तो क्या होगा, ये आपका क्रिस्ट बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं मीजोडर्म की। तो मीजोडर्म जो है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, नोटोकॉर्ड में हो जाता है। देखिए ये फिगर में यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो है आपका नोटोकॉर्ड है। ठीक है, किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, नोटोकॉर्ड में हो जाता है। नोटोकॉर्ड सेंड द सिग्नल टू न्यूरल फोल्ड। अब ये जो नोटोकॉर्ड जो बनी है वो क्या है, सिग्नल भेजती है किसको, न्यूरल फोल्ड को भेजेगी सिग्नल। किसको भेजेगी, न्यूरल फोल्ड को सिग्नल भेजती है, टू क्रिएटिंग न्यूरल ट्यूब। किस लिए सिग्नल भेजती है, न्यूरल ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूरोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलेशन कहते हैं। लेटर न्यूरल ट्यूब फॉर्म ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस। यही जो है न्यूरल ट्यूब आगे चलकर जैसे जैसे एम्ब्रियो का विकास होता है वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारी न्यूरल ट्यूब है वो आगे चल के किस किस का फॉर्मेशन करेगी, याद रखिएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, न्यूरल ट्यूब हैज़ ओपनड एट द बोथ एंड। ठीक, मान लीजिए, देखिए फिगर में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है, न्यूरल ट्यूब है। ठीक, ये मान लीजिए ये हेड वाला एरिया है। ठीक, और ये नीचे वाला क्या है, टेल वाला एरिया है। ठीक है, ये क्या है, टेल वाला एरिया है, ये आपका हेड वाला एरिया है। ठीक, न्यूरल ट्यूब हैज़ ओपनड एट बोथ एंड्स, ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप। ठीक, याद रखिएगा, जो आपके हेड की तरफ है, ठीक, यानी कि टॉप पर जो ओपनिंग होगी वो कैसी होगी, थोड़ा लार्ज होगी। ठीक, और नीचे की जो ओपनिंग होगी वो कैसी होगी, थोड़ी सी स्मॉल होगी। ठीक, देखिए ध्यान से, ऐसे हम बना रहे हैं इसको एकदम फलक्रम टाइप में। ठीक है, जैसे गमला जैसा होता है। ठीक, तो ये ऊपर की जो ओपनिंग होती है वो कैसी है, आप देख रहे हैं, जो ऊपर की ओपनिंग है कैसी है, लार्ज है। ठीक है, ये मान लीजिए हेड पार्ट है आपका, और जो नीचे का पार्ट होता है वो टेल पार्ट है। क्लियर है। द ए लार्ज ओपनिंग एट द टॉप इज कॉल्ड ए क्रेनियल न्यूरोफोर। तो इसको जो ये लार्ज ओपनिंग है उसको हम क्या कहेंगे, क्रेनियल न्यूरोफोर कहेंगे। ठीक, क्रेनियल का मतलब क्या होता है, हेड होता है ना। एंड स्मॉलर ओपनिंग एट द बॉटम, और नीचे की तरफ जो स्मॉलर ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डल। कॉर्डल का मतलब ये होता है पूंछ। ठीक है, तो कॉर्डल न्यूरोफोर कहते हैं हम।
क्लियर। नॉर्मली अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, सामान्य रूप से जो हमारे क्रेनियल और कॉर्डल न्यूरोपोर होते हैं वो लोग क्लोजली कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कब कंप्लीट हो जाते हैं? 25, 25 एंड 28 यानी कि 25वें और 28वें दिन। कब? 25वें और 28वें दिन जो है ये दोनों पोर कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं, ठीक। क्लोज हो गए तो आगे चल के आपको कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं मिलेगा, क्लियर। चलिए, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स द न्यूरल ट्यूब फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली। अब जो मैंने आपको कॉजेज बताए थे, ठीक, तो इन्हीं कॉजेज के कारण क्या होते हैं, जो ओपनिंग होती है वो क्लोजली कंप्लीट मतलब जो है क्लोज नहीं हो पाती है, जो ओपनिंग है हमारी वो क्लोज नहीं हो पाती है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक। अब समझिए, व्हेन क्रेनियल न्यूरोफोर फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली, ठीक है, जो हमारा क्रेनियल था, हेड वाली जो थी, ये देखिए यहाँ पे, ये दे, ठीक, और नीचे था शॉर्ट में, छोटा सा बनाएंगे हम, ठीक। अगर ऊपर जो है क्लोजली कंप्लीट नहीं हो रहा और बीच में कहीं ना कहीं गैप है, ठीक है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा कौन सी डिजीज कॉज होगी, एनसेफेलिक कॉज होगी। कौन सी डिजीज होगी? एनसेफेलिक कॉज होगी, ठीक। उसी केस में बिल्कुल वैसे ही अगर हम देखेंगे, बेस वाला जो हमारी ओपनिंग थी वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, कहीं ना कहीं गैप आपको देखने को मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, स्पाइना बाइफिदा होगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, अब हम बात करते हैं न्यूरल क्रिस्ट, ठीक है, जो अभी आपको मैंने बताया था न्यूरल क्रिस्ट सेल्स के बारे में। ये जो है आगे चलकर क्या बनाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करेगा, क्लियर है। और जो नोटोकॉर्ड थी वो क्या होगा, आगे चल के डिजेनरेट हो जाती है और किसके फॉर्म में रहती है, अवशेष के फॉर्म में रहती है, ठीक है। रूमिनेंट फॉर्म रहेगी, बिल्कुल एकदम अवशेष के फॉर्म में रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। और ये न्यूक्लियस पल्पोसस आपको कहाँ में देखने को मिलेगी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं दो वर्टिब्री के बीच में, ठीक है, जो पैड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, गद्देदार जो संरचना पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, ठीक। तो इसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में आपको न्यूक्लियस पल्पोसस देखने को मिलेगा, जो कि नोटोकॉर्ड का अवशेषी रूप होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्पाइनल गैंग्लियन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है आगे चलकर आपको क्या क्या फील दिलवाएगा, तो याद रखिएगा, टच, कोई चीज़ हम छू रहे हैं किसी को तो हमें पता चल जाता है, यानी कि कुल मिला के सेंसेशन जो है आगे चल के दिलाता है हमें। क्या क्या सेंसेशन है, टच का है, वाइब्रेशन है, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्शन है, यानी कि कोई चीज़ को किसी भी सेंस, जो सेंसरी जो सेंस होता है उसको रिसीव करना, ठीक। पेन है ना, टेम्परेचर, कोई आपको दर्द हो रहा है, ठीक है, या आपको आपका शरीर जो है गर्म या ठंडा हो, ठीक है, तो ये जितने भी जो सेंसेशंस हैं उनको क्या करेगा, आगे चल के आपके शरीर के अंदर क्रिएट करेगा। कौन क्रिएट करता है, स्पाइनल गैंग्लियन करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं सोमाइट्स की, ठीक है, तो ये जो सोमाइट्स होते हैं, देखिए ये याद रखिएगा, जो नोटोकॉर्ड है, स्पाइनल गैंग्लियन है और सोमाइट है, ये सारे ही जो है मीजोडर्म से बनते हैं। कौन से लेयर से बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम लोग सोमाइट की, तो याद रखिएगा सोमाइट जो है आगे चलकर क्या क्या बनाता है, मसल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, आपकी बोन्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और आपके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ठीक, उनका फॉर्मेशन करता है। आशा करता हूँ कि आपको पैथोफिजियोलॉजी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, बात कर लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्वेलिंग, ठीक है, सूजन आपको देखने को मिलेगी। डिम्पल इन स्किन, ठीक है, डिम्पल इन स्किन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी पेशेंट की स्किन को थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करेंगे, ठीक है, दबाएंगे, तो क्या गड्ढा वहाँ बन जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, काफ़ी देर के लिए गड्ढा बन जाता है, ठीक। तो याद रखिएगा ये भी उसका साइन एंड सिम्टम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, मसल वीकनेस, जो पेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, पैरालिसिस देखने को मिलता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको सेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। हम आपको भले ही नंगोच रहे हों, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई पेन नहीं होगा, ना कोई फीलिंग आपको लगेगी कि हाँ ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है ना, ये सारी चीज़ें हैं। हाइड्रोसेफेलस, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस भी देखने को मिलता है, कब, जब आपके सर में जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक, तो उस कंडीशन में हाइड्रोसेफेलस कॉज होता है। अगला क्या हमारा, ब्रेन डैमेज, ठीक है, ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है। सीजियर,
ठीक है, मिर्गी आ सकता है, ब्लाइंडनेस अंधापन हो सकता है, ब्लैडर एंड बॉबल प्रॉब्लम, जो भी ब्लैडर और बॉबल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है यानी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोपेडिक मेलफॉर्मेशन सच एज ए क्लब फीट प्रॉब्लम्स ऑफ द नीज एंड हिप्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्थोपेडिक मेलफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो हड्डियों का विकास है वो जिस तरह प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको कौन कौन से फॉर्म देखने को मिल सकते हैं अगर ये मेलफॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, हमारे हड्डियों का, तो आपको क्लब फीट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जो नीज हैं, हिप्स हैं, इनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की, ठीक है। हम यहाँ पे कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ व्यक्ति को स्पाइना बाइफिडा है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा, ठीक, वाइटल साइन नापा हमने उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कुछ थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाया, ठीक है, या किसी बॉडी पार्ट को थोड़ा सा बैंड किया, तो ये सारी फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्या है एमनिसेंटेसिस। एमनिसेंटेसिस में क्या है, यहाँ पे फीमेल का जो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके यूट्रस से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेते हैं और उसको लैब डायग्नोसिस करते हैं उसका, ठीक है। और उसके द्वारा जो हम लोग कंफर्मेशन देते हैं कि स्पाइना बाइफिडा है कि नहीं है। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, जिसको सिंपली हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, सीटी स्कैन के द्वारा और एमआरआई के द्वारा, ठीक। देखिए दोनों में सीटी स्कैन और एमआरआई में बेसिक अंतर क्या होता है, याद रखिएगा। सीटी स्कैन में हम जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेजिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सरे का यूज़ करते हैं, जबकि एमआरआई में याद रखिएगा मैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट की, किस तरह जो उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सर्जरी बिफोर बर्थ, यानी कि बेबी के बर्थ से पहले ही सर्जरी कर दी जाए, ठीक। तो पेरेंटल सर्जरी फॉर स्पाइना बाइफिडा टेक्स प्लेस बिफोर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के 26 हफ्तों से पहले जो है हम लोग सर्जरी कर देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा सिजेरियन बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग जब बच्चा डिलीवर हो रहा हो तो उस समय जब हम सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो भी सर्जरी की जाती है, ठीक। तो मेनी बेबीज विद माइलोमेनिंजोसील टेंड टू बी द फीट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, जिसको हम ब्रीच पोजीशन भी कहते हैं। याद रखिएगा माइलोमेनिंजोसील के केस में ज़्यादातर बच्चों की जो डिलीवरी होती है वो कैसी होती है, ब्रीच पोजीशन होती है। ब्रीच पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब फीट पहले बाहर आए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीच पोजीशन कहते हैं। क्लियर। इन दिस पोजीशन इफ बेबी हैज अ लार्ज सिस्ट और अ सैक देन सिजेरियन बर्थ शुड बी परफॉर्म फॉर सेफर डिलीवरी। तो क्या होता है इस केस में, अगर सिस्ट या सैक जो थैलीनुमा संरचना थी अगर बहुत बड़ी है तो क्या होता है उसको हम सर्जरी के द्वारा रिमूव कर देते हैं, जिससे आसानी से डिलीवरी हो सके। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा सर्जरी आफ्टर बर्थ, ठीक है, यानी कि बच्चे का जन्म हो गया है, अब हम बच्चे पे जो है अप्लाई करेंगे, ठीक। तो इन माइलोमेनिंजोसील क्लोज द ओपनिंग इन द बेबी विद इन 72 आवर्स आफ्टर बर्थ। याद रखिएगा बर्थ के 72 घंटे बाद, ठीक है, तुरंत जब डिलीवरी होती है तो 72 घंटे के बाद जो है बेबी का सर्जरी कर देनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अच्छा से अच्छा मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।